आइएगा, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इन रूल्स को जरा समझने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल। मिस्टर ए sold goods. Mr. A sold goods $10,000 to Mr. Y of USA. मिस्टर ए ने $10,000 का गुड्स किसको बेचा है? मिस्टर वाई को बेचा है, जो कि यूएसए में रहते हैं। एक्सचेंज रेट इज एज अंडर। अब आपको एक्सचेंज रेट दी हुई है कि $1 की रेट दी हुई है 58.75/58.90। Calculate how many rupee. Calculate how many rupee Mr. A will receive oblique paid for the transaction. For the transaction. आइएगा, कुछ और बातें भी हम करेंगे। पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से हम जरा ट्रांजैक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, मिस्टर ए ने मिस्टर वाई को $10,000 का माल बेचा। ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, थोड़े टाइम बाद आप खुद समझने लग जाएंगे। ये ए है जो कि इंडिया का है, और ये मिस्टर वाई हैं जो कि यूएस के हैं। अब मुझे बताइए, अगर ए ने वाई को माल बेचा तो वाई से ए के पास क्या आएगा? वाई से ए को मिलेंगे $10,000। वाई से ए को मिलेंगे $10,000। क्लियर? बिल्कुल। लेकिन मिस्टर ए तो इंडिया के हैं। नाउ एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। इन इंडिया आरबीआई का एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप फॉरेन करेंसी को होल्ड नहीं कर सकते। और वैसे भी आप सोचो, होल्ड करके करोगे क्या? आप ये डॉलर लेकर इंडिया के बाजार में तो कोई चीज खरीदने जा नहीं सकते, उसके लिए तो आपको इंडियन रुपी चाहिए। तो अब बैंक के पास जाएंगे मिस्टर ए। अब मिस्टर ए जाएंगे बैंक के पास। मिस्टर ए जाएंगे किसके पास? बैंक के पास। बताओ क्या करने जाएगा मिस्टर ए? मिस्टर ए बैंक के पास क्या करने जाएगा? डॉलर बेचने जाएगा। डॉलर बेचने जाएगा ताकि इसे रुपए मिल जाए। डॉलर बेचने जाएगा ताकि इसे रुपए मिल जाए। लेकिन मैंने आपको कल एक रूल दिया, आपको ए की तरफ से नहीं सोचना है। आपको ए की तरफ से नहीं सोचना है,
आपको सोचना है बैंक की तरफ से। बताओ, अगर ए बैंक को डॉलर बेचेगा तो बैंक क्या कर रहा होगा? भाई डॉलर को बाय कर रहा है। बोलिए, यहां तक की बात सबको समझ आ गई? ए के पास माल बेचने की वजह से डॉलर आए, वो ये डॉलर लेकर बैंक के पास जाएगा कन्वर्ट करवाने, तो ए जो है वो बैंक को डॉलर बेचेगा। बट मैंने कल आपको बोल दिया रूल किसकी तरफ से बनेगा? रूल बैंक की तरफ से बनेगा, व्यू पॉइंट बैंक की तरफ से लगेगा। तो यानी बैंक डॉलर को क्या करेगा? खरीदेगा। नाउ पॉइंट नंबर 1 मैंने यहां लिखा, व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट, बैंक विल बाय डॉलर। क्या ये लाइन सबको समझ आ गई? बैंक विल बाय डॉलर। आइए, अब मैंने आपको दूसरी बात बताई थी। मैंने कहा था अगर आप खरीद रहे हो तो बताइए खरीदने का काम हायर रेट पर करोगे या लोअर रेट पर करेगा बैंक? अगर बैंक किसी भी करेंसी को खरीदने का काम कर रहा है तो हायर रेट के लोअर रेट, लोअर रेट। तो इसका मतलब जब बैंक डॉलर बाय करेगा तो बैंक रेट दे देगा। बैंक बोलेगा मैं तुमसे $1 58.75 में खरीदूंगा। बैंक रेट दे देगा कि लोअर रेट पर खरीदोगे। अब बताओ, ए को बैंक $1 के 58.75 देगा, तो ए के पास कितने डॉलर हैं? तो बताओ उसको कितना अमाउंट मिल जाएगा? रुपी वैल्यू रिसीव्ड। रुपी वैल्यू रिसीव्ड। अगर $1 के उसे 58.75 मिलते हैं तो $10,000 की वैल्यू निकालने के लिए 10,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 58.75 से, तो ये आपके पास टोटल रुपी वैल्यू आ गई। 10,000 इंटू 58.75 कितना आ गया? 587,500। आंसर आ गया 587,500 रुपीज मिस्टर ए को मिल जाएंगे। बताइए, क्या पहला एग्जांपल बिल्कुल बेसिक मैंने लिया, समझ आया? आओ और आगे चलते हैं। आइएगा एग्जांपल। सर एक बार लास्ट वाले एग्जांपल की हेडिंग देखी थी एक बार। हाँ, एक मिनट। नहीं, मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा। ये रेट आप जो लाए होगे, अभी मैंने इसमें मार्जिन की बातें नहीं की है, नो डाउट। ये जो रेट अभी आपको दी, क्योंकि मैंने अभी प्रॉफिट्स की बातें नहीं की हैं, वो मैंने आपको बेसिकली समझाया था। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि मार्केट से जो रेट मिलेगी वही रेट आपने वहां पर दे दी है। मैंने अभी रेटें अलग नहीं की, मैं धीरे धीरे चीजों को बढ़ाऊंगा। एक चीज हाँ हमेशा ध्यान रखना, ये जो रेट्स आपको दी जाएंगी ये मार्केट की ही रेट होंगी। बट अभी मैं मार्केट को पिक्चर में नहीं ला रहा हूं, अभी मैं आपको बेसिक डेवलप कर रहा हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ये मान के चल रहा हूं ये रेटें अभी आपके पास अवेलेबल हैं। बस आपको अभी रेट सिलेक्शन को समझना है, फिर हम धीरे धीरे और आगे बात करेंगे। चलूं आगे? आइए लिखो एक और एग्जांपल। मिस्टर ए रिसीव्ड। मिस्टर ए, हाँ जी बिल्कुल, कस्टमर केवल और केवल किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा।
क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि एज पर द रूल ऑफ फेडाई और आरबीआई कस्टमर डायरेक्टली मार्केट के साथ डील नहीं कर सकता। अभी मैं उस बात पर भी आऊंगा। अभी मुझे कुछ और रूल्स को भी एक बार आपके साथ चर्चा में लेना है। मैं इस एग्जांपल के बाद पहले वो भी ले लूंगा, तो फिर आप अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। मिस्टर ए रिसीव पाउंड 15,000 फ्रॉम इट्स कस्टमर। मिस्टर ए के कोई एक कस्टमर है और उस कस्टमर से मिस्टर ए को 15,000 पाउंड मिले हैं। 15,000 पाउंड आपको रिसीव हुए हैं। एक्सचेंज रेट आपको दे रखी है 1 पाउंड बराबर 70.80/70.95। ये रेट आपको दे रखी है। कैलकुलेट हाउ मैनी रूपी मिस्टर ए विल रिसीव। आपको बताना है कि मिस्टर ए को अपने इस ट्रांजैक्शन के बदले में कितने रुपए रिसीव हो जाएंगे। बताइए। मिस्टर ए को अपने कस्टमर से पाउंड मिले, तो मिस्टर ए पाउंड को लेकर बैंक को बेचने जाएंगे। मिस्टर ए पाउंड को लेकर बैंक को बेचने जाएंगे, लेकिन मिस्टर ए की तरफ से नहीं सोचना है, सोचना है बैंक की तरफ से। तो अगर मिस्टर ए पाउंड बेचने जा रहे हैं तो बैंक बताओ क्या कर रहा है। तो बताओ बैंक क्या कर रहा है। तो ये लीजिए, मेरे पास व्यू पॉइंट आ गया। बैंक विल बाय पाउंड। बैंक पाउंड को क्या करेगा? बाय करेगा। बताइए। अब अगर बैंक खरीदने की बातें कर रहा है तो बैंक हाई रेट पर खरीदेगा या बैंक लोअर रेट पर खरीदेगा? तो बैंक लोअर रेट पर खरीदेगा, ये हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि खरीदते समय आप हमेशा लो रेट को आप लोगे। तो रेट क्या लग गई? 1 पाउंड बराबर ₹70.80। मिस्टर ए विल रिसीव मिस्टर ए विल रिसीव 15,000 पाउंड इंटू 70.80 की रेट। 15,000 इंटू 70.80, तो 15,000 इंटू 70.80 10,62,000 रुपए। ये लीजिए। बोलिए, क्या यहां तक की बात समझ आ गई? बिल्कुल सिंपल। अभी मैं आपको सिर्फ रेट्स दे रहा हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनोगे। कुछ और बेसिक रूल्स अब मैं आपको बताऊंगा। आप ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि फॉरेन करेंसी मार्केट में हमारा जो 3 लेयर स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। यहां तो होता है
कस्टमर, यहां होता है बैंक, और यहां होता है मार्केट। लिख रहा हूं मैं आगे से इसको, मार्केट। सुनेंगे बिल्कुल 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 ध्यान से। एज पर द रूल्स ऑफ फेडाई और आरबीआई रेस्ट्रिक्शन, कोई भी कस्टमर डायरेक्टली जाकर मार्केट के साथ डीलिंग नहीं कर सकता। ये रूट क्लियरली प्रोहिबिटेड है, ये रूट क्लियरली प्रोहिबिटेड है। फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन जो मार्केट में प्रिवेल करते हैं, कस्टमर जाएगा बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करने, फिर बैंक कस्टमर के बिहाफ पर आगे जाएगी और मार्केट के साथ ट्रांजैक्शन करेगी। बिल्कुल धीरे धीरे मैं कुछ और रूल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन इंडिया, ड्यू टू द रूल ऑफ फेडाई एंड आरबीआई, कस्टमर डायरेक्टली मार्केट में जाकर डीलिंग नहीं कर सकता। कस्टमर को मार्केट में जाना अलाउ नहीं है। कस्टमर केवल और केवल बैंक के पास जाकर रिक्वेस्ट करेगा, फिर बैंक कस्टमर के बिहाफ पर आगे किस में जाएगा, मार्केट में जाएगा। बोलिए क्लियर है ये रूल? ये रूल आप याद रखना, क्योंकि हमारे दिमाग में कई बार ऐसी बातें आती हैं कि क्यों ना कस्टमर को डायरेक्टली मार्केट भेज दें, लेकिन इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये जो लिंक है ये अलाउड नहीं है, ये रूट अलाउड नहीं है। रूट यही चलेगा फॉरेक्स मार्केट में। यानी आइएगा, हमने 4 रूल लिख लिए थे, तो अब मैं आपको देता हूं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, इन इंडिया, इन इंडिया any customer cannot enter for any foreign currency, any foreign currency transaction in India. Any customer cannot enter for any foreign currency transaction directly with market. डायरेक्टली विथ मार्केट, कोई भी कस्टमर कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए डायरेक्टली मार्केट के साथ में एंटर नहीं कर सकता। फॉर एवरी foreign currency transaction for every foreign currency transaction कस्टमर जाएगा बैंक के पास, कस्टमर जाएगा बैंक के पास और बैंक कस्टमर के बिहाफ पर जाएगा मार्केट में। ये 3 लेयर स्ट्रक्चर हर ट्रांजैक्शन के लिए मेंटेन होगा। कस्टमर जाएगा बैंक के पास, और फिर चूंकि कस्टमर को यहां जाना अलाउ नहीं था, तो जो बैंक है वो कस्टमर के बिहाफ पर मार्केट में जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। कस्टमर डायरेक्टली मार्केट में नहीं जा सकता, तो इसलिए यही रूल
पूरे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल होगा। आपको जब भी फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन करना है, कस्टमर को बैंक के पास रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कस्टमर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बैंक मार्केट में जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। आओ, ये है कस्टमर, ये है बैंक और ये है मार्केट। कस्टमर, बैंक और मार्केट। सुनना बहुत ध्यान से, देखिएगा, जब कस्टमर और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो इसे हम बोलते हैं रिटेल मार्केट। जैसा रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन में भी बोला जाता है। और ये ट्रांजैक्शन जो यहां होता है इसे बोलते हैं होलसेल मार्केट। होलसेल ट्रांजैक्शन या होलसेल मार्केट। नाउ अगेन मेरी बात को सुनना, जब भी ट्रांजैक्शन, आप खुद देखो ना, अगर मान लो आपको मैं बोलूं कि आप अपनी गली में आने वाले सब्जी वाले भैया से सब्जी खरीद रहे हो, तो वो रिटेल ट्रांजैक्शन हुआ या होलसेल का ट्रांजैक्शन होता है? क्योंकि आपकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। लेकिन जब सब्जी वाले भैया सब्जी मंडी से बहुत सारी सब्जियां खरीद के लाते हैं, तो उस मार्केट को, उस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? होलसेल मार्केट या होलसेल ट्रांजैक्शन हम उसे बोलते हैं। तो इसी तरह से फॉरेन करेंसी में भी ये दोनों मार्केट चलते हैं, रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट। रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट। नाउ कस्टमर और बैंक, सुनना बहुत ध्यान से, कस्टमर और बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, कस्टमर और बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए जो रेट चलती है, उस रेट को नाम दिया जाता है मर्चेंट रेट। उस रेट को बोला जाता है मर्चेंट रेट। और बैंक और मार्केट के बीच में जो ट्रांजैक्शन चलते हैं, इस रेट को बोला जाता है इंटर बैंक रेट। इसे बोला जाता है इंटर बैंक रेट। इसे बोला जाता है IBR और इसे बोला जाता है मर्चेंट रेट। देखिए, कुछ नई टर्मिनोलॉजी भी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं समझाने के साथ साथ, तो बात को समझिएगा कि कस्टमर और बैंक का जो मार्केट है वो रिटेल मार्केट है, और वहां जिस रेट को हम बात करेंगे उस रेट को बोला जाता है मर्चेंट रेट। और जब भी आपका ट्रांजैक्शन बैंक और मार्केट के बीच में होगा, उस रेट को हम क्या बोलेंगे? इंटर बैंक रेट। और इन दोनों रेट का जो डिफरेंस होता है ना, वही बैंक का प्रॉफिट या मार्जिन होता है। आप खुद समझना, मैं आपको वापस से समझाने की बात करता हूं। क्या हुआ? ये है कस्टमर, ये है बैंक, और ये है मार्केट। आप खुद समझिएगा ट्रांजैक्शन होता कैसे है। सुनना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है बाय डॉलर। कस्टमर डॉलर खरीदना चाहता है, उसने अपनी रिक्वेस्ट बैंक को दे दी।
व्यू पॉइंट किसका लगेगा? बैंक का। बताओ, बैंक कस्टमर को बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बैंक कस्टमर को बेचेगा, लेकिन बेचने से पहले उसे मार्केट जाकर परचेज भी तो करनी पड़ेगी डॉलर को। ट्रांजैक्शन समझ आ रहा है? बैंक सबसे पहले मार्केट जाएगा, मार्केट जाकर डॉलर खरीद के लाएगा, फिर वो डॉलर वो कस्टमर को क्या कर देगा? बेच देगा। बोलो ट्रांजैक्शन क्लियर है? अब बैंक मार्केट में गया और मार्केट में बैंक को $1.60 का मिला, $1.60 का मिला। जो बैंक और मार्केट का ट्रांजैक्शन हुआ, यही $60 कहलाया इंटर बैंक रेट। यही $60 कहलाया इंटर बैंक रेट। अब बैंक $60 में अगर डॉलर खरीद के ला रहा है और बैंक $4 का मार्जिन कमाना चाहता है, $60 में आप डॉलर खरीद के लाए और आप $4 का मार्जिन कमाना चाहते हो, तो बताओ कस्टमर को कितने में बेचोगे? $64 में बेचोगे क्या? इस रेट को बोला गया मर्चेंट रेट। इस रेट को बोला गया मर्चेंट रेट। बात समझ में आ रही है क्या? बैंक जब भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिए पहले मार्केट में जाएगा तो एक रेट लाएगा, उस रेट को बोलोगे इंटर बैंक रेट, क्योंकि ये दो बैंकों के बीच का ट्रांजैक्शन है और बैंक और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा वो मर्चेंट रेट पर होगा। जरा देख के बताओ, इन दोनों रेट में जो गैप आ रहा है वो बैंक का प्रॉफिट या मार्जिन ही तो आ रहा है। वो बैंक का प्रॉफिट या मार्जिन आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। क्योंकि बैंक $60 में डॉलर खरीद के लाएगा और $64 में ये डॉलर कस्टमर को बेच देगा, तो बैंक ने बीच में $4 कमाए। तो आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए कि इंटर बैंक रेट और मर्चेंट रेट के बीच में केवल बैंक के मार्जिन होते हैं। यानी जब बैंक मार्केट के साथ ट्रांजैक्शन कर कर एक रेट ला रहा है, उस रेट में वो अपने मार्जिन को एडजस्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर के लिए कैलकुलेट की जाने वाली रेट कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ इसका मतलब मेरे पास एक और पॉइंट आ गया। अगर मान लो बैंक ने मार्जिन न कमाया, अगर बैंक कोई मार्जिन नहीं कमाएगा, तो इसका मतलब जो आईबीआर होगी वही मर्चेंट रेट हो जाएगी। अगर बैंक का मार्जिन नहीं दे रखा है मुझे, क्योंकि मुझे क्या पता बैंक क्या मार्जिन, नो डाउट मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में बैंक कमाएगा, बट मेरे क्वेश्चन में तो मुझे बताना चाहिए ना कि बैंक ने क्या मार्जिन कमाया। तो अगर आपको क्वेश्चन में मार्जिन अमाउंट नहीं दे रखे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जो आईबीआर है वही आपकी मर्चेंट रेट हो गई। और आज एक और बात अपने दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन में जितनी भी रेट्स दी जाती हैं वो सब आईबीआर होती हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन में मर्चेंट रेट उसको देनी होगी ना, तो वो लिख कर देगा कि ये रेट मर्चेंट रेट है। अदरवाइज मर्चेंट रेट हमेशा आपको कैलकुलेट करनी होती है गिवन इंफॉर्मेशन से। आपके क्वेश्चन में जितनी भी एक्सचेंज रेट्स आएंगी वो सारी की सारी इंटर बैंक रेटें होती हैं। तो आओ, एक और हमारे पास रूल बन गया। रूल मान ले, कसम मान लो, रूल नंबर 7। एक मिनट, हाँ जी, तो लिखें। इन दी एब्सेंस ऑफ, या इसको ऐसे लिखो, इसको इस तरह से लिख लो, इफ
no clear information is given if no clear information is given, then given rates will always assumed as interbank rates. जब तक क्वेश्चन खुद ना बोल दे कि हमने जो रेट आपको दी है वो मर्चेंट है, तब तक हम कभी भी गिवन रेट को मर्चेंट रेट नहीं अज्यूम कर सकते। ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूं। हम हर बार यही अज्यूम करेंगे कि हमें जो रेट क्वेश्चन में दी हुई है वो इंटरबैंक रेट है, यानी वो रेट बैंक और मार्केट के बीच की प्री डिसाइडेड रेट है जो हमें दी हुई है। और इंटरबैंक रेट से मर्चेंट रेट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अभी आगे टॉपिक भी आएगा। हालांकि वो मैंने आपको अभी समझा दिया कि इंटरबैंक रेट और मर्चेंट रेट के बीच का जो गैप होता है वो केवल उनका मार्जिन होता है। उन्हीं मार्जिन के एडजस्टमेंट से इंटरबैंक रेट से मर्चेंट रेट निकलती है। बताइए क्या ये रूल जो अभी आपने लिखे अब बिल्कुल क्लियर है आपको? अब आपको सारी बातें समझ आ गई, कैसे रेट डिसाइड होनी है, कौन डिसाइड करेगा, किसका व्यू पॉइंट लगेगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स आप जरूर पूछें ताकि कोई भी पॉइंट रहे तो आपके पास वो दिक्कत नहीं आए। मैं एक बार फिर वापस से सारी बातों को समराइज कर देता हूं। आओ, रूल नंबर 1, हमारा जो रूल नंबर 1 है वो क्या है? रूल नंबर 1 इज, आप जब भी फॉरेन करेंसी के किसी भी ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो ट्रांजैक्शन कैसा भी गिवन होगा, रेट को कैलकुलेट करने के लिए बैंक का व्यू पॉइंट या फिर मार्केट का व्यू पॉइंट लगेगा। अगर ट्रांजैक्शन बैंक और कस्टमर के बीच में होगा तो बैंक की तरफ से सोचना है। अगर ट्रांजैक्शन बैंक और मार्केट की तरफ से होगा तो आपको मार्केट के व्यू पॉइंट से सोचना है। आपको हमेशा सोचने का जो नजरिया रखना है वो किसका रखना है? बैंक का रखना है कि बैंक करेंसी को खरीदेगा या बैंक करेंसी को बेचेगा। आओ, सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जिस करेंसी के साथ वन अटैच्ड है उसी के व्यू पॉइंट पर बैंक को सोचना पड़ेगा। क्यों? जिसके साथ वन अटैच्ड है एक्चुअली में मार्केट में उसे ही खरीदा और बेचा जा सकता है। ध्यान से सुन लेना, जिसके साथ वन अटैच्ड है, जो करेंसी मार्केट में कमोडिटी करेंसी के रूप में जानी जाती है, मार्केट में केवल उसे ही खरीदा और बेचा जा सकता है। तो बैंक भी अगर खरीदने और बेचने की बात करेगा तो जिस करेंसी के साथ वन जुड़ा हुआ है, बैंक भी या तो उसे खरीद सकता है या उसे बेच सकता है। व्हाट डज इट मीन? मैंने आपको एक रेट लिख कर दी, $1 बराबर 60, $1 बराबर 60। इसका मतलब अगर बैंक को करेंसी में डील करना है तो केवल डॉलर में डीलिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि वन जो है वो डॉलर के साथ अटैच्ड है, वन जो है वो डॉलर के साथ अटैच्ड है। तो अगर बैंक को करेंसी खरीदनी है तो डॉलर खरीदना पड़ेगा, अगर करेंसी बेचनी है तो डॉलर बेचना पड़ेगा। सोचना है बैंक का व्यू पॉइंट फॉर द वन करेंसी, बैंक का व्यू पॉइंट फॉर द कमोडिटी करेंसी आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैंक जब भी करेंसी को खरीदने की बात करेगा तो बैंक ये चाहेगा कि वो लोअर रेट पर खरीदे,
और बैंक जब भी करेंसी को बेचने की बात करेगा तो हम ये बोलेंगे कि बैंक ये चाहेगा कि वो हायर रेट पर करेंसी को बेचे। तो आपको इसी आधार पर लेना है। आगे जाके इस लोअर रेट और हायर रेट का हम नामकरण संस्कार करेंगे। हम इनके कुछ प्यारे से नाम रखेंगे। ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता, हायर रेट लोअर रेट, इनका एक नाम आगे जाकर आपके सामने आएगा। बट फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, मैं अभी जो रूल बोल रहा हूं तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर बैंक करेंसी को खरीदने की बात करेगा तो आप उस करेंसी को जब खरीदोगे तो किस रेट पर खरीदोगे? लोअर रेट पर बैंक खरीदेगा। और जब बैंक करेंसी को बेचने की बात करेगा, जब बैंक करेंसी को बेचने की बात करेगा तो बैंक हमेशा हायर रेट पर बात करेगा। नेक्स्ट, कस्टमर डायरेक्टली मार्केट में जाकर डील नहीं कर सकता इन इंडिया एज पर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द आरबीआई एज वेल एज फेडाई। कभी भी कस्टमर मार्केट के साथ जाकर डील नहीं कर सकता। डीलिंग का प्रोसीजर हर ट्रांजैक्शन के लिए यही रहेगा, कस्टमर जाएगा बैंक के पास और अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कस्टमर के बिहाफ पर बैंक आगे मार्केट में जाएगा। कस्टमर के बिहाफ पर बैंक आगे मार्केट में जाएगा। हर ट्रांजैक्शन के लिए यही 3 लेयर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। हाँ, अभी हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें यहां की रेटें आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको गिवन होंगी। अभी जब तक हमारे क्वेश्चन मैं कहीं चेंज पर ना आ जाऊं, मेरा हर क्वेश्चन कस्टमर और बैंक के बीच में चलेगा। मैं मार्केट से रेट ला चुका हूं और अब मुझे बस कस्टमर के लिए उस रेट को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, जो मार्केट कस्टमर और बैंक के बीच में प्रिवेल करता है उसे हम रिटेल मार्केट बोलते हैं। और यहां पर जो रेट चलती है उस रेट को मर्चेंट रेट बोला जाता है। और बैंक और मार्केट के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो होलसेल मार्केट का रूल है, होलसेल मार्केट उसे बोला जाएगा। और होलसेल मार्केट में जो रेट चलती है उसे हम इंटर बैंक रेट बोलते हैं। और लास्ट रूल, जब तक क्वेश्चन में कोई और क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो, आपको जो रेटें दी जाएंगी ऑलवेज अज्यूम्ड एज इंटर बैंक रेट। आप हमेशा 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 उस रेट को IBR इंटर बैंक रेट ही मानोगे। बताइए, क्लियर? बिल्कुल। यहां तक के सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लो। अब मैं क्वेश्चन पर जैसे जैसे आता जाऊंगा तो मैं आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करूंगा। बस अब हमें यही देखना है कि आप इन रूल्स को अपने अंदर कितना समा पाए। अगर ये रूल समझ में आ गए तो अब हम आगे बढ़कर धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस के दायरे बढ़ाएंगे और बार बार हम नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करते चलेंगे।